देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। देखो लास्ट क्लास में हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 9 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये देखो आज हम लोग इलास्ट्रेशन 10 और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी है वो कंप्लीट कर लेंगे। देखते जितना होता है, आई थिंक हो जाएगा। देखो इलास्ट्रेशन 10 में क्या बोला है। इलास्ट्रेशन 10 जो है ये इलास्ट्रेशन 9 से ही लिया गया है। मतलब इलास्ट्रेशन 9 जो क्वेश्चन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स इन इलास्ट्रेशन 9 above एंड फर्दर assuming that the preference shareholders holding 2000 shares fail fails to make the payment for the final call made under section 55। क्या बोल रहा है, इलास्ट्रेशन 9 में जो डिटेल्स था वो है, वो एक बार देख लेंगे क्या है, याद तो नहीं है अभी, देख लेते हैं। फर्दर एज्यूमिंग, उसके बाद एजम्पशन ये लेना है दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल। एक्चुअली ये जो है फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर नहीं था, ठीक है, पार्टली पेड अप था। और पार्टली पेड अप का रिडेम्पशन नहीं होता है, जैसे कि हमें पता है, ना तो पार्टली पेड अप डिवेंचर का होता है, ना तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का होता है। फुल्ली पेड अप होने से ही जो है रिडेम्पशन पॉसिबल है। तो फुल्ली पेड अप करने के लिए फाइनल कॉल करना पड़ेगा 30 रुपीज का। ठीक है, ये इलास्ट्रेशन 9 को फॉलो करने के लिए बोला ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो 70 में 30 रुपीज का जो है हमें कॉल करना था। तो यहाँ पर जो दिया है कि कॉल करने पे 2000 शेयर होल्डर ने फेल हुआ है, बोलो पेमेंट करने में। ठीक है, मतलब कॉल सीन एरियर हो गया। ठीक है, हम लोग जो कंपनी अकाउंट्स का जो स्टार्टिंग होता है, जो हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं, वहां हम लोगों ने देखा ना कॉल सीन एरियर वगैरह, वही चीज बोल रहा है कि कॉल सीन एरियर हुआ है। और यहाँ पर बोल रहा है यू आर आस्क्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अगर कॉल सीन एरियर हुआ है और बाकी सारा इलास्ट्रेशन 9 जैसा ही है तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है एंड सो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट भी बनाना है 31 March 2002 with the corresponding figure as on 31st December 2001, assuming that the shares in default are forfeited after giving proper notice। बोल रहा है कि जो डिफॉल्ट हुए हैं उनका शेयर फॉरफिट कर दिया गया है। मतलब जिन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है उनका शेयर को फॉरफिट कर दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। मतलब बाकी पूरा इलास्ट्रेशन 9 की तरह ही होगा। इलास्ट्रेशन 9 और 10 में एक ही डिफरेंस है पूरे क्वेश्चन में। यहाँ पर जब फाइनल कॉल किया गया तो किसी तरह का जो है कॉल सीनियर नहीं हुआ है, यहाँ पर कॉल सीनियर हुआ है फॉर 2000 शेयर होल्डर। बस उसी के बेसिस पे हमें एंट्री को करना है। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 10 यहाँ से करना स्टार्ट कर। इलास्ट्रेशन 10, अच्छा फर्स्ट एंट्री हम और फॉर्मेट ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है, इन द बुक्स अब ये सब तुम लोग को पता है, फॉर्मेट तुम लोग कर लोगे, हम फॉर्मेट और कुछ नहीं करवा रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले जो है, अगर हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग का पार्टली पेड अप है तो उसे फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा और फाइनल कॉल को पहले कॉल करना पड़ेगा, यानी ड्यू एंट्री। ठीक है, फाइनल कॉल का पहले ड्यू एंट्री होगा। कितने सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, देखो 50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। कितना करके फाइनल कॉल का कॉल होगा, पर शेयर 30 रुपीज करके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये देखो 8% प्रेफरेंस शेयर है तो 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 30, यानी 15 लाख। अच्छा, जब अमाउंट मिलने वाला था, मतलब कॉल का पैसा जब आता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ पैसा जो है हमें नहीं मिला है, 2000 शेयर होल्डर ने जो है डिफॉल्ट किया है, तो कॉल्स यहाँ पर कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। ठीक है, 2000 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा, 2000 शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, 30 करके नहीं मिला होगा, 30 पर शेयर कॉल किया गया था, 30 पर शेयर नहीं मिला है, यानी 60,000 नहीं मिला है। ठीक है, तो 15 लाख में से अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेटर देख लेते हैं,
15 लाख में से अगर हमें 60,000 नहीं मिला है तो कितना मिला है वैसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 50,000 में से ऐसे कर सकते हो, देखो दोनों तरीके से होगा। 50,000 में से 2,000 ने नहीं दिया तो 48,000 से मिला है, 48,000 नंबर ऑफ शेयर्स जो है उससे हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, यानी 14,40,000। ऐसा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 15 लाख से इसे डिवाइड माइनस कर दो। 15 लाख से अगर हम लोग 60,000 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हमें पेमेंट मिला है। 28% ये वाला रिवर्स हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 15 लाख। नेक्स्ट यहाँ पर अब रिडेम्पशन करना है, देखो ये तो इलास्ट्रेशन 9 ही करे ना, तो इलास्ट्रेशन 9 में था क्या, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। तो रिडीम का यहाँ पर हमें, अच्छा पहले फॉरफिट भी करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है कि जिनका कॉल्स इन एरियर है उनके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया है, तो फॉर फीचर का एंट्री देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जिनको रिडीम करना है उनको रिडीम करेंगे। तो पहले फॉर फीचर का एंट्री देंगे, क्यों, देखो यहाँ पर बताया है कि जिन्होंने नहीं पेमेंट किया उनके शेयर्स को कर दिया जाएगा फॉरफिट। तो फॉरफिट का एंट्री क्या होता है, फॉरफिट में एंट्री दिखाया जाता है कितना मिलने वाला था, कितना मिला और कितना नहीं मिला। मतलब ये 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो जिन्होंने जो है पेमेंट नहीं किया उनसे एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था, 2,000 इंटू 100 टोटल। अगर ये सब सही जाता तो 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें कितना कैपिटल अमाउंट मिल जाता, ये अमाउंट मिल जाता 2 लाख, ठीक है। और इसमें से जो नहीं मिला उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोगों ने डेबिट किया है उसे अभी हम लोग क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। मतलब कॉल्स इन एरियर, जैसे हम लोग कोई लॉस होता है तो उसे पीएल में ट्रांसफर करते हैं, कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था, अभी कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, ठीक है, लॉस को। 60,000 ये नहीं मिला, ठीक है, और जो मिला उसे शेयर फॉरफीचर बोल के दिखा दिया जाता है, कंपनी से वापस नहीं करती है, ठीक है, शेयर फॉरफीचर। तो कितना मिल गया था इन लोगों से, 70 पहले से मिल चुका था, 2,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे 70 रुपीज मिल चुका था। 1,40,000 जो कंपनी अपने पास रख लेगी, रिटर्न नहीं करेगी, मतलब जितने शेयर को कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया, फॉरफिट का मतलब है कि कैंसिल कर दिया, उनसे टोटल 100 मिलना चाहिए था, 70 मिला है, 30 नहीं मिला। ये होता है फॉर फीचर का एंट्री, ठीक है, फॉर फिट में ऐसे, फॉर फीचर में ऐसे करके एंट्री किया जाता है, फॉर फीचर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना जो है इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन कर सकते हैं। अब रिडेम्पशन करने के लिए हम लोग को बोला गया था कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इक्विटी शेयर इशू किया। ये देखो, अंडर द टर्म्स ऑफ इश्यूज द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च एट 5% प्रीमियम के साथ रिडीम होगा। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के लिए जो फाइनेंस चाहिए, ठीक है, मतलब पैसा तो चाहिए रिडीम करने के लिए, द कंपनी मेक्स ए राइट इशू, कंपनी ने राइट इशू किया है 50,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, 100 ईच 110 पर शेयर, ये लास्ट दिन जैसे किए थे वैसे ही है। कंपनी ने 110 यानी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रखा है, 20 मिलेगा, एप्लीकेशन पे 35 मिलेगा, अलॉटमेंट में प्रीमियम यहीं पर इंक्लूडेड है, और बैलेंस मिलेगा 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो ये हमारा ईयर जो है ये क्रॉस कर जा रहा था, देखो हमें एंट्री करना था 31 मार्च 2002 तक का, जबकि बैलेंस अमाउंट 1 जनवरी 2023 को मिलेगा, यानी हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा जो है, जो फाइनेंस कर रहे हैं उससे हमें सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट ही जो है उसे यूज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा जो है रिसीव करेंगे, तो उसमें रिसिप्ट एंट्री, उसके बाद ट्रांसफर एंट्री होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट देखो सेम एंट्री होगा, अभी जितना भी एंट्री है लास्ट क्लास में जो किए थे वही होगा, ये वाला यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये सेम हो जाएगा। फिर इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये सब सेम एंट्री होगा, ठीक है। उसके बाद बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ तक सेम एंट्री होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये 4 एंट्रीज हमारा एज इट इज होगा। तो तुम लोग भी कॉपी से एक बार देख के लिखो, ठीक है। मैंने तो बता दिया कैसा एंट्री होगा, जो लास्ट दिन किया था वही वाला, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू हुआ है तो इसका एंट्री हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं 20 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा 10 लाख। फिर ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 6 नंबर पे देखेंगे अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी एंट्री होगा क्योंकि प्रीमियम इसी पे कॉल किया गया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम कितना है जैसे लास्ट क्लास में फाइंड आउट करे थे वैसे ही देखो, प्रीमियम तो 100 का शेयर 110 यानी 10 रुपीज प्रीमियम है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 50,000, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल में कितना जाएगा, अलॉटमेंट 35 का है, 35 में 10 अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो 25 कैपिटल में जाएगा, तो ये अमाउंट आ रहा है 12,50,000। और अलॉटमेंट में कितना जाएगा 35 इंटू 50,000, टोटल टोटल अमाउंट जाएगा और ये हो जाएगा 17,50,000। वैसे भी देखो लास्ट दिन वाला ही एंट्री है, सेम एंट्री है। अब पैसा रिसीव होगा, ये तो ड्यू एंट्री हो गया और यहाँ पर सभी ने पेमेंट किया है, किसी ने फेलियर नहीं किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 17,50,000। तो यहां तक हम लोग रेडी हो चुके हैं कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हैं। पहले तो प्रेफरेंस शेयर को हम लोगों ने क्या किया फुल्ली पेड अप किया, ठीक है। फिर जिन्होंने कॉल्स इन एरियर किया उनको फॉरफिट कर दिया। अब फाइनेंस करने के लिए हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू कर दिया और उससे जितना भी अमाउंट मिलना था अप टू 31 मार्च तक वो हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग जो है रिडेम्पशन करेंगे, तो रिडेम्पशन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होगा, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था 50,000 पे, लेकिन अभी 50,000 पे अगर हम लोगों ने 2,000 प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिट कर दिया है तो अवेलेबल प्रेफरेंस शेयर है हम लोग के पास 48,000, ठीक है। अगर हम लोग गलती से यहाँ पर 90,000 से कर देंगे, सॉरी 50,000 से, तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2,000 प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने फॉरफिट कर दिया है। तो 48,000 को हम लोग रिडीम करेंगे। 100 रुपीज का कैपिटल था और प्रीमियम में रिडेम्पशन हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम कितना दिया जाएगा 48,000 पे प्रीमियम हो रहा है 5% करके, तो 100 रुपीज पे 5% यानी कि 5 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ड्यू एंट्री हो रहा है, तो 48,000 इंटू 105, 48,000 इंटू 100, अच्छा ये तो लिख ही लेंगे, 48 लाख। अच्छा 48,000 इंटू 5, 2,40,000 प्लस 48 लाख, 50 लाख, ये हो जाएगा 50,40,000। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम ही आएगा, मैंने दोनों को ऐड करके लिख दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने ड्यू एंट्री कर दिया। अच्छा अब जैसे ही हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों को 3 ऑप्शन मिलता है, या तो सीआरआर बनाना पड़ेगा, या तो इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, या दोनों का मिक्सड अप, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि इक्विटी शेयर हम लोग इशू कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि सीआरआर का जरूरत है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं वर्किंग नोट बना के। तो यहाँ बन जाएगा वर्किंग नोट, ये साइड में बना लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ बना रहे, मुझे देखने में आसानी होगा, तुम लोग अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इक्वल टू सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू।
गुड इवनिंग दीपन। मैम प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम, नॉमिनल वैल्यू कितना है जो शेयर रिडीम होगा, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम है, ये नॉमिनल वैल्यू है, 100 का शेयर है ना, तो नॉमिनल वैल्यू है 48 लाख इक्वल टू CRR प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, फ्रेश इशू से प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब होता है हम लोग को, ये देखो प्रोसीड्स कितना हुआ है, अगर हम लोग प्रोसीड्स को चेक करेंगे तो बैंक का एंट्री देखना पड़ेगा, एक बार हम लोग के पास आया है, बैंक एंट्री देखने से भी नहीं होगा, प्रोसीड्स का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जब एप्लीकेशन में कितना लिया 20, तो ये हम लोग का जो है नॉमिनल वैल्यू ही है, ठीक है। ये एप्लीकेशन देखो हम लोग का ये शेयर जो इशू हुआ, यहाँ पर एप्लीकेशन में 20 लेने का बात हुआ है, अलॉटमेंट में 35, जिसमें से 10 प्रीमियम है, 25 जो है टूवर्ड्स कैपिटल है, ठीक है। और बैलेंस अमाउंट जो है वो बाद में मिलेगा, और ऐसे करके टोटल 115 कितना है, एक मिनट चेक करते हैं, ऐसे टोटल हम लोगों को मिलेगा 110, सॉरी मैंने 15 लिख दिया है, 110, ठीक है। तो प्रोसीड्स का अगर बात हो तो प्रोसीड्स ये 110 क्या है, 110 है इशू प्राइस, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू है 100, तो ये 10 कहां पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर, तो ये 10 के अलावा बाकी सभी हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नॉमिनल वैल्यू ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर वही प्रोसीड्स होगा, तो नॉमिनल वैल्यू को टोटल करने से जितना आएगा वही हमारा प्रोसीड्स होगा, यानी 20 रुपीज और 25 रुपीज से, मतलब 20 इंटू 50,000 एंड 25 इंटू 50,000 करने से जितना आ रहा है उतने अमाउंट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग का नॉमिनल वैल्यू है। तो यहाँ पर 20 इंटू देखो ये कितना आ रहा है, देखो दिख रहा है 20 इंटू 50,000, मतलब 10 लाख कंसिडर करेंगे, और यहाँ से कंसिडर करना पड़ेगा 12,50,000, ठीक है। अगर हम लोग इसमें 17,50,000 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें क्या लेना है, प्रोसीड्स लेना है, और यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, तो ये 10 लाख, हम यहाँ जगह नहीं है तो मैंने 10 लाख लिख दिया, और ये हो जाएगा 12.5 लाख, यहाँ पर लिख दिया 12.5 लाख, ठीक है। तो CRR का जरूरत होगा, क्योंकि देखो बराबर नहीं हो रहा है, ये देखो 10 प्लस 12.5, ठीक है, तो इंटू लाख कर देते हैं, तो ये आ गया 22,50,000, जबकि नॉमिनल वैल्यू आ रहा है 48 लाख, मतलब जितना शॉर्टफॉल हो रहा है उतने का CRR बनना चाहिए। तो CRR कितने का बनेगा, CRR बनेगा ऐसे, ये देखो 48 लाख माइनस 22,50,000, ये जो डिफरेंस निकल के आएगा इस इक्वेशन में वही हम लोग का CRR का वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं, अगर ये इक्वल हो जाता तो फिर CRR का जरूरत नहीं होता। 25,50,000 का CRR क्रिएट करना पड़ेगा रिडेम्पशन पर्पस के लिए, ठीक है। अब CRR कहाँ से बनता है, फ्री रिजर्व से बनता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में फ्री रिजर्व हम लोग के पास क्या अवेलेबल है। तो फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ फ्री नहीं होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी फ्री रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 50 लाख है, इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। कितना CRR बन रहा है, वर्किंग नोट से पता चला 25,50,000 का CRR बन जाएगा, ठीक है, 25,50,000 का CRR बनेगा। और एक बार जनरल रिजर्व को यूज करना पड़ेगा प्रीमियम को रिडीम करने के लिए 2,40,000, तो देखो 50 लाख में से अगर हम लोगों ने यूज कर लिया है 25,50,000, उसके बाद जितना अमाउंट बचेगा उससे हम लोग 2,40,000 आराम से रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,40,000, 2,40,000 का हम लोग प्रीमियम आराम से रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को कर देना है पेमेंट, पेमेंट का एंट्री हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं लास्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट टू बैंक, नरेशन लेकिन सारे लिखने होंगे, ठीक है। अगर हमें जर्नल एंट्री पास करने बोलता है तो नरेशन लिखना कॉमन बात है, लिखना पड़ेगा।
50,40,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, तो 50,40,000 का पेमेंट होगा। ठीक है, तो ये एंट्रीज पास हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बना के देना है। बैलेंस शीट भी कैसे बनेगा, बैलेंस शीट में हमें 31 मार्च 2002 एज वेल एज 31 दिसंबर 2002 दोनों का बैलेंस शीट बनाना है। ये देखो, ये ऑलरेडी 31 दिसंबर 2001 का यहाँ डेटा दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर हमें प्रिपेयर करनी बोला है, 1 ही होगा। ये रहा 31 दिसंबर 2001 के साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एज ऑन 31 दिसंबर 2001 और 31 मार्च 2002 दोनों का ही बैलेंस शीट बनाना है, जैसे हमें इलास्ट्रेशन 9 में बोला गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तो चेंजेस होगा, जैसे कि फॉरफिट हुआ है इस वजह से। तो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट में जैसे नोट बनता है, नोट नंबर, और नोट नंबर को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, यहाँ इतना जगह चाहिए नहीं, यहाँ बना लेते हैं नोट नंबर। और यहाँ दो अमाउंट आएगा, दो अलग अलग डेट पे, एक हो जाएगा 31 मार्च 2002 और एक होगा 31 दिसंबर 2001, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि कॉरेस्पॉन्डिंग विद दिस फिगर हमें ये वाला बैलेंस शीट बना के देना है। ठीक है, तो ये नोट नंबर हो गया, ये अमाउंट का कॉलम। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो फॉर्मेट होता है उसके अंडर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल। फिर इसमें आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। और तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं पूरे क्वेश्चन में। एसेट्स में आ जाएगा, करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एसेट्स, करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, नोट नंबर हो जाएगा शेयर कैपिटल के लिए 1, रिजर्व सरप्लस के लिए 2 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए 3। ठीक है, अब यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब जिससे हमें पता चलेगा कि लिखना कितना है यहाँ पर। तो नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, अब ये नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर दो कॉलम बनेगा, क्योंकि हमें दो अलग अलग डेट का डेटा के हिसाब से लिखना है, 31 दिसंबर 2000। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला नोट बन रहा है हम लोग का शेयर कैपिटल का, तो यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल। ठीक है, और शेयर कैपिटल में हमेशा हमें कैसे लिखना चाहिए, शेयर कैपिटल में हमेशा हमें लिखना चाहिए ऑथराइज्ड इशू। ठीक है, भले ही हमें ऑथराइज नहीं दिया वो यहाँ पर, लेकिन हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि अगर कुछ नहीं बोला है तो इतना ही ऑथराइज्ड होगा, हमें लिमिट नहीं दिया है, लेकिन हम लोग जब डिस्क्राइब करते हैं तो हमें सारे तरह के कैपिटल लिखने होते हैं। ऑथराइज्ड कितना है, इशूड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, कितना कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर है, 100 इज फुल्ली पेड, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ, ये मैंने इक्विटी शेयर लिखा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 इच फुल्ली पेड। ठीक है,
पहले हम 31 दिसंबर के हिसाब से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर मार्च के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है हमें कि 31 दिसंबर 2001 में इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप कितना था, 1 करोड़, ठीक है। तो 1 और 7 टाइम्स 0, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, 7 टाइम्स 0, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, उसके बाद कंपनी ने अभी क्या किया है, देखो ये तो मैंने लिख दिया इसके हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का अगर देखें तो प्रेफरेंस शेयर भी लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह रख देते हैं, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, 50,000 जो है इक्विटी शेयर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया, हम लोगों ने उसका एंट्री किया ना, कहाँ चला गया, ये रहा, राइट इशू किया है। तो यहाँ पर लिखते हैं 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 45 पेड अप। 45 पेड अप क्यों लिखा मैंने, देखो हम लोगों का एप्लीकेशन में कितना आया, 20 रुपीज, अलॉटमेंट में कितना आया, 35 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 25 प्लस 10। तो कैपिटल में कितना जाएगा, 20 और 25 यानी 45। देख सकते हो कैपिटल का एंट्री 20 और 25 से ही हुआ है। ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 25 और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा 20, ये 20 से ही आया है, ठीक है। तो हम लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल में ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हम लोगों को लिखना पड़ेगा 31 मार्च 2002 में लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद ये हुआ है। ये इशू कब हुआ है, जब इन्होंने सोचा है रिडेम्पशन करने का, ऑन दैट मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो था नहीं, ये 31 दिसंबर 2001 का बैलेंस शीट है जो ऑलरेडी हमें गिवन है, लेकिन फिर भी हमें करने के लिए बोला गया है। तो जब हम लोग ये वाला लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर 100 इज फुल्ली पेड अप, तो ये सिर्फ यहाँ पर आएगा, ये वाले कॉलम में आएगा। इसका टोटल आ रहा है 22,50,000। चेक करके देख लो, 45 इंटू 50,000 करने से इतना ही आएगा। अच्छा, अब इधर का लिख रहे हैं तो ये भी लिख देते हैं। जब यहाँ पर 31 मार्च आया तो ये वाला इक्विटी शेयर भी था, ये वाला, ठीक है। ये क्यों था ये बताते हैं, देखो नॉर्मल सा बात है ना। देखो ये इक्विटी शेयर था, अब इसका तो कुछ रिडीम हुआ है ऐसा कुछ तो नहीं बोला, ये था और भी जो है इशू किया गया है यहाँ पर, और ये जो है ये रिडीम हो गया है, ठीक है। ये पहले 2001 तक था, उसके बाद 31 दिसंबर तक था, उसके बाद ये अमाउंट जो है रिडीम हो गया है। तो हम लोग इस हिसाब से बैलेंस शीट बना रहे, दोनों जगह पे बना रहे। तो 2001 ये प्रीवियस डेटा है, ठीक है। तो प्रीवियसली हम लोगों के पास कितना इक्विटी शेयर था, प्रीवियसली हम लोगों के पास, एक सेकेंड, हाँ, प्रीवियसली हम लोग के पास 1 करोड़ था, उसके बाद भी ये 1 करोड़ रह गया और इसमें एडिशनल इतना जो है इशू हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर का लिखते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर ये जो 35 लाख दिख रहा है, ये यहाँ पर दिखना चाहिए, ये यहाँ पर था, तो यहाँ पर लिखते हैं 50,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 100 इज 70 पेड अप, 100 इज 70 पेड अप, और वैल्यू जो है वो आ रहा है हम लोग का 35 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 लाख। और जब ये कौन सा डेट है, रिडेम्पशन होने के बाद, रिडेम्पशन होने के बाद ये प्रेफरेंस शेयर रहा ही नहीं, ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर रहा ही नहीं। और शेयर फॉरफिट जो हो गया, यहाँ पर लिखेंगे शेयर फॉरफिट। शेयर फॉरफिट होने पे जितना पैसा कंपनी ने रख लिया, देखो फॉरफिचर का एंट्री क्या होता है, मैंने यहाँ पर दिखा है ना, फॉरफिचर का एंट्री होता है कि जितना अमाउंट मिलना चाहिए था, जितना नहीं मिला और जितना मिला, तो जितना मिला ये कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो शेयर फॉरफिचर 1,40,000 ये ऐड हो जाएगा 31 मार्च 2002 वाले बैलेंस शीट के जगह पे। तो यहाँ पर हो गया 1,40,000 शेयर फॉरफिचर। अब इसका टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1,35,00,000, ठीक है, 1,35,00,000। और ये हो जाएगा 1,22,50,000 और 1,40,000 मतलब 9 टू 23,90,000, 23,00,000, 1,23,90,000, ठीक है। अब ये लिख देते हैं यहाँ पर 1,23,90,000 और ये हो जाएगा 1,35,00,000।
अब हमें रिजर्व सरप्लस का नोट बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या था? सिक्योरिटीज प्रीमियम था, तो यहाँ पर दो डेट बनेगा, 31 मार्च 2002 और 31 डिसम्बर 2001। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पर कितना लिखेंगे? पहले कितना था? 5 लाख। अच्छा, अब अगर यहाँ पर लिखना हो तो 5 लाख तो था ही, ठीक है, 5 लाख था, और जब हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किया तो प्रीमियम आया है। चेक करके देखो कहाँ, यहाँ कोई प्रीमियम का एंट्री नहीं है, यहाँ भी नहीं है। चेक करके देखते, कोई प्रीमियम का एंट्री होगा तो लिख देंगे, नहीं। इस पेज में तो कहीं पर भी हमें 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होने को नहीं दिखा। यहाँ है, ये देखो, प्रीमियम में 5 लाख आया, और कहीं पर भी प्रीमियम का कुछ भी एंट्री नहीं है, तो 5 लाख ऐड हो जाएगा। 31 मार्च को 5 लाख प्रीमियम का अमाउंट और भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया हम लोग का 10 लाख। ये 5 लाख और ये 10 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम कंप्लीट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यहाँ पर पहले से कितना अवेलेबल था? 20 लाख। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 लाख प्लस जो सीआरआर नया नया क्रिएट किया है हम लोगों ने, सीआरआर का एक ही एंट्री बना है, यहाँ पर देख सकते हैं, 25,50,000, तो ये ऐड कर देंगे, 25,50,000। तो टोटल करने से आ जाएगा 45,50,000। सीआरआर का डेटा भी बन गया। उसके बाद जनरल रिजर्व 50 लाख, तो इधर 50 लाख लिखेंगे, जनरल रिजर्व यहाँ पर आ जाएगा 50 लाख। अच्छा, यहाँ क्या एंट्री करेंगे? 50 लाख तो था ही, ओपनिंग में आ जाएगा। फिर यूज हुआ है, एक बार तो ये सीआरआर बनने के लिए 25,50,000 का यूज हुआ है, और प्रीमियम को पे करने के लिए यूज हुआ है 2,40,000, शायद एक बार चेक कर लेते हैं। 2,40,000, हाँ, 2,40,000 का प्रीमियम को रिडीम करने के लिए यूज हुआ है, तो इतने से माइनस हो जाएगा। अब चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है। 25,50,000 -2,40,000 प्लस 50 लाख, 22,10,000। बस, और तो कोई रिजर्व है नहीं। अब टोटल करते हैं, प्लस 45,50,000 प्लस 10 लाख, 77,60,000, 77,60,000। यहाँ देखते हैं, 50 लाख, 20 लाख, 75 लाख, 75 लाख। अब ये डेटा पुट कर देते हैं, 77,60,000 और 75 लाख, 77,60,000 और 75 लाख। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर से वैसे ही दो कॉलम बनेगा, 31 मार्च 2002 का और 31 दिसंबर 2001 का। तो 31 दिसंबर 2001 में एक बैंक बैलेंस था 15 लाख, तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक, कितना था? 15 लाख था। अच्छा, जब ये वाला बनाएंगे तो ये 15 लाख तो होगा ही एज ए ओपनिंग। फिर इसमें ऐड करेंगे जितना भी शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर में फाइनल कॉल करके आया, तो ऐड कितना कितना होगा? ये वाला 14,40,000, हम ऐसे लिख लेते हैं 14.40, और यहाँ पर 10 प्लस, आगे देखते हैं यहाँ पर और कितना है, बैंक अकाउंट 17.50
यहाँ से देख देख के लिख रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी से लिख सकते हो, और माइनस हो जाएगा 50.40, वहां पर हम इसे लाख में लिख लेते हैं। तो ऐड कर देंगे 14,40,000 ये वाला, ठीक है। फिर ऐड करेंगे 10 लाख, फिर ऐड करेंगे 17,50,000, और लेस कर देंगे 50,40,000। चेक करते हैं कितना होगा। तो ये तो 15 लाख ही होगा, और ये वाला 15 प्लस 14.4 प्लस 10 प्लस 17.5 माइनस 50.4, तो 6.5 यानी 6,50,000। 6,50,000 और उधर 15 लाख आ रहा है, ठीक है। तो 6 लाख ये हटा देते हैं, 6,50,000 और यहाँ पर 15, ठीक है। इसका टोटल करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का टोटल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो टैली नहीं होगा, क्योंकि डेटा अवेलेबल है नहीं, जो डेटा है उसी से हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके देना होता है, ठीक है। ये लास्ट दिन वाला ही क्वेश्चन था, बट इसमें फॉर फीचर को ऐड करके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। अच्छा, अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर 2003 में बी लिमिटेड का बैलेंसेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसको फॉर्मेट में नहीं दिया, लैंग्वेज में दे दिया। 30,000 इक्विटी शेयर 10 इच फुल्ली पेड अप है। 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 इच फुल्ली पेड अप है। 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 इच 8 पेड अप है। ऑल शेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2002। ये जितने भी 3 टाइप ऑफ शेयर है, एक इक्विटी शेयर है, एक 12% वाला प्रेफरेंस शेयर है, और एक 10% वाला प्रेफरेंस शेयर है, जिसमें से ये पार्टली पेड अप है और ये जो है ये फुल्ली पेड अप है, ठीक है। ये फुल्ली पेड अप है, और ये सभी शेयर्स जो है 1 अप्रैल 2002 को जो है इशू किया गया था। अब क्या बोल रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व स्टूड, जो रिजर्व सरप्लस जो है वो दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 80,000, जनरल रिजर्व में 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 15, कैपिटल रिजर्व 21,000, ठीक है। फॉर रिडेम्पशन करने के लिए 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। रिडेम्पशन करने के लिए प्रीमियम में शेयर को इक्विटी शेयर इशू किया गया है। एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2004 एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 2 पर शेयर मतलब 2 रुपीज प्रीमियम पे जो है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया गया है 1 जनवरी को। द whereabouts of the holder of 100 shares 10 each fully paid up are not known, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 100 शेयर होल्डर्स जिनका 10 each fully paid up था, उनका जो है कुछ पता नहीं है, ठीक है। मतलब उनके बारे में नहीं पता चल रहा है कि उनका प्रेफरेंस शेयर्स मतलब रिडीम कैसे करे, क्योंकि उनके बारे में कुछ यहाँ पर बोला नहीं है। वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स, 100 शेयर होल्डर का रिडम्पशन नहीं होगा, इसका मतलब उनके बारे में कुछ नहीं बोला है। आगे देखते हैं। बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड एट पर। अब इक्विटी शेयर पे बोनस भी दिया गया है। 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड। बोल रहा है अगर किसी के पास 5 ओल्ड शेयर है तो उसे बोनस शेयर दिया जाएगा 2, ठीक है। बोनस शेयर दिया जाएगा 2 ऑन दैट डेट आउट ऑफ द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। एक्चुअली बोनस जो है वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से ही दिया जाता है। तो बोनस जो है ये इसके पहले वाले चैप्टर हम लोगों ने राइट शेयर बोनस शेयर ही किया था, ठीक है। तो बोनस शेयर अगर याद है तो बोनस जब इशू होता है तो रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है और उसमें सीआरआर का यूज होता है। तो यहाँ सीआरआर के बारे में बताया भी है। हाउएवर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, ठीक है। मतलब जो इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए पैसे का जरूरत है, उसके लिए इक्विटी शेयर इशू किया गया, जो उस पर्पस पे शेयर इशूड हुए हैं उस पे कोई बोनस नहीं मिलेगा। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। हमें जर्नल एंट्री पास करना है और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, बस जर्नल एंट्री करने बोला है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिडेम्पशन करेंगे। अच्छा, रिडेम्पशन कौन से वाले शेयर्स का होगा? जो फुल्ली पेड अप है 12%, क्योंकि जो पार्टली पेड अप है उसको कॉल किया जाएगा ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो फिर 12% प्रेफरेंस शेयर जो कि फुल्ली पेड अप है उसका रिडेम्पशन होगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। डेट कौन सा होगा, रिडेम्पशन कब किया जा रहा है? 1 Jan 2004, ये रहा 1 Jan 2004। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखते हैं कितने सारे शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। तो ये देखो 4000 जो है 10 ईच करके, तो 4000 इंटू 10, सॉरी 18,000 इंटू 10। ये लाइन यहाँ से इसको, ये इक्विटी शेयर को रिलेट कर रहा है, ये 12% वाले प्रेफरेंस शेयर को, और ये दूसरा वाला, ये 4000 दूसरा हो जाएगा। 18,000 इंटू 10, तो यहाँ पर लिख देते हैं 18,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, क्वेश्चन में बोला था, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट होगा। तो 18,000 नंबर ऑफ शेयर से प्रीमियम कितना करके दिया जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन में बता रखा है एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, बता ही दिया है, तो 2 इंटू करेंगे पर शेयर, तो ये हो गया 36,000। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, 18,000 इंटू 12, तो ये दोनों का टोटल जितना होगा उतना ही लिख देंगे, तो 6,000 यहाँ पर, और ये हो गया 2,16,000, ठीक है टोटल। ये हम लोगों ने रिडेम्पशन के लिए ड्यू एंट्री कर दिया। फिर उसके बाद शेयर इशू होगा रिडेम्पशन करने के लिए, तो पैसे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो देखते हैं कितना शेयर इशू हुआ है, 3,010 ईच, तो यहाँ पर जाएगा 3,000 इंटू 10, यानी कि 30,000। अब प्रीमियम पे हुआ है, प्रीमियम चेक कर लेते हैं कितना बोला है, 10% प्रीमियम, तो 10 रुपीज का 10% 1 रुपीज होता है, तो 3,000 इंटू 1, यानी 3,000 का जो है प्रीमियम हो गया, तो शेयर 11 रुपीज का हो गया। 3,000 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 33,000। 33,000 का जो है शेयर इशू किया गया है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रिडेम्पशन करना है, चेक करना पड़ेगा कि हमें कोई मतलब सीआरआर का जरूरत होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट करके देख लेते हैं। यहाँ साइड में वर्किंग नोट कर ले, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड इक्वल टू सीआरआर प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, proceeds from fresh issue, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम, नॉमिनल वैल्यू देखते हैं कितना है, नॉमिनल वैल्यू है ये रहा 1,80,000। सीआरआर का तो नहीं पता, लेकिन इक्विटी शेयर इशू करके जो प्रोसीड्स आया है ये 30,000 लेना है, ठीक है। ये इशू प्राइस है, ये नॉमिनल वैल्यू विच एवर इज लोअर 10, यानी कि हमें 30,000 लेना पड़ेगा। तो देखो पूरा नहीं बन रहा है, तो सीआरआर बनेगा यहाँ पर, तो सीआरआर कितने का बनेगा, 1,80,000 माइनस 30,000, यानी 1,50,000। सीआरआर 1,50,000 का बन गया, ठीक है। अब सीआरआर कहाँ से बनता है, फ्री रिजर्व से बनता है, सीआरआर बनेगा हम लोगों का फ्री रिजर्व से। तो देखते हैं फ्री रिजर्व के नाम पे क्या क्या है इनके पास, जनरल रिजर्व है, तो सबसे पहले उसे ही यूज करना चाहिए, लेकिन वो इनफ नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी फ्री रिजर्व नहीं है, यहाँ ऊपर पीएल था 80,000, तो पहले जनरल रिजर्व का यूज करेंगे। तो जनरल रिजर्व मैंने शॉर्ट में लिखा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा लेना पड़ेगा 1,20,000, क्योंकि सीआरआर तो बनेगा 1,50,000 का ना, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो पीएल से कितना लेना पड़ेगा, 30 है अवेलेबल, हाँ है, 80 में से 30 ले सकते हैं, टू सीआरआर 1,50,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रीमियम का भी रिडेम्पशन करना पड़ेगा, ये जो प्रीमियम में पे हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो कहाँ से करें, जनरल रिजर्व तो खत्म हो गया, तो फिर पीएल से करना पड़ेगा, पीएल में है अमाउंट अवेलेबल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पीएल अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना चाहिए हमें? 36,000। तो यहाँ लिख दिया 36,000 पीएल से ले सकते हैं। देखो पहले 30,000 यूज किया, बचा कितना? 50 में से 36 आराम से ले सकते हैं। अच्छा, ये तो रिडम्पशन का किया। अब बोला है क्वेश्चन में कि कंपनी ने बोनस इशू करने का भी सोच रखा है। ये देखो यहाँ पर बोला है ए बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पर वैल्यू पे बोनस इशू होगा, 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, और सीआरआर से बोनस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोनस इशू करने से सीआरआर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, मतलब सीआरआर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडम्पशन, जैसे फ्री रिजर्व होता है ना, तो यहाँ तो कंफर्म कर ही दिया है कि सीआरआर का यूज करो, तो सीआरआर का यूज करेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर। एंट्री ऐसे होता है, इसके पहले वाले चैप्टर हम लोग यही करके आ रहे हैं, टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा अब पहले ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पर ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने सारे बोनस शेयर इशू होंगे, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, नंबर ऑफ बोनस इशू, कितने सारे बोनस शेयर इशू होंगे वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो कंपनी ने बोला है कि अगर ओल्ड 5 शेयर्स है तो बोनस के तौर पे कितना मिल जाएगा, कहाँ गया, आउट ऑफ द फॉर एवरी 5 शेयर सेल 2 नए शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ओल्ड अगर 5 है तो न्यू मिल जाएगा कितना, 3। ठीक है, न्यू शेयर्स मिल जाएगा 3। अच्छा 3 नहीं, सॉरी 2 बोला था ना, हम गलत लिख रहे हैं शायद। ये देखो यहाँ पर 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 शेयर सेल्ड। अच्छा, अब कितने शेयर्स पे बोनस मिलेगा? बोल रहे हैं कि जो नया शेयर इशू हुआ है उस पे बोनस नहीं मिलेगा, तो जितने पुराने शेयर्स थे, तो पुराने कितने हैं? 30,000, नया कितना इशू हुआ है? 3,000। यानी कंपनी का भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखे तो टोटल 33,000 इक्विटी शेयर इशूड दिखेंगे, लेकिन सिर्फ जो है ओल्ड पे ही हमें जो है बोनस दिया जाएगा। तो ये 30,000 ओल्ड शेयर्स है कंपनी का, उस पे कंपनी को बोनस देना पड़ेगा। तो 5 ओल्ड पे 2, तो एक पे 2/5, तो 30,000 पे कितना होगा? तो चेक करते हैं, यहाँ पर हो गया 12,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 12,000, तो 12,000, और ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हुआ। अब कितना वैल्यू का होगा? बोला है पर वैल्यू। देखो क्वेश्चन में बता रखा है कि कैसे होगा, यहाँ पर बता रखा है कि बोनस इशू ऑफ शेयर्स वाज मेड एट पर वैल्यू, पर वैल्यू 10 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू 12,000, यानी कि 1,20,000। ठीक है, बोनस इशू हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है? लास्ट एंट्री जो है हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देंगे, मतलब ये तो ड्यू एंट्री किया था कि रिडेम्पशन करना है। ये देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का ड्यू एंट्री किया रिडेम्पशन करने के लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने फाइनेंस करना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों को फ्रेश इशू से ये मिल गया और सीआरआर से ये मिल गया, दोनों मिला के हमें जितना चाहिए उतना अवेलेबल कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद प्रीमियम को रिडीम कर दिया, ये वाला प्रीमियम जो है उसको हम लोगों ने राइट ऑफ किया, सीआरआर से बोनस इशू कर दिया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे, तो उसका एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर जगह है, यहीं पर कर देते हैं, तो एक ही जगह पे हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट होगा देखते हैं, कितना ड्यू था। ये रहा 2,16,000, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2,16,000। बस एंट्री हो गया। इसमें हम लोग को जो है बोनस का भी कैलकुलेशन दे दिया था, जो इसके पहले, जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में ही हम लोगों ने कंप्लीट किया, बोनस इशू एंड राइट इशू। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बूम बूम लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2001। इनका ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है कि इनके ऑथोरिटी में है कि ये मैक्सिमम 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर्स जो है इशू कर सकते हैं, 8% डिविडेंड वाला प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल है, मतलब रिडीम होगा कभी ना कभी। इशूड कितना हुआ है, 50 में से 30,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 10,000 में से 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुआ है, और सभी देखो फुल्ली पेड अप है, मतलब जो इशूड हुआ है वो फुल्ली पेड अप है। कैसे पता चला? ये देखो 10 ईच, यहाँ पर कैपिटल दिख रहा है, तो कैपिटल का एंट्री कैसे होता है, जितना अमाउंट आया रिसीव हुआ, तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप है। ठीक है, और पार्टली पेड अप होता तो बता देता ना कितना बाकी है अभी भी। फिर रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएल है।
डिवेंचर है, इनके पास ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नेट वैल्यू है, मतलब फिक्स्ड एसेट को पीपीई बोला जाता है आज के डेट पे। इन्वेस्टमेंट है जिसका मार्केट वैल्यू 5,80,000 है, बुक वैल्यू 4,90,000 है। डेफर्ड टैक्स एसेट है, और ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश एंड बैंक बैलेंस है। ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस। फिर यहाँ क्या बोला है, इन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जून 2001 द कंपनी पास द फॉलोइंग रिजोल्यूशन। कंपनी ने कुछ रिजोल्यूशन पास किया है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। इन्होंने क्या डिसाइड किया, टू स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इनटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच फ्रॉम 1 जुलाई। ये लोग सोच रहे हैं कि 1 जुलाई से एक एक इक्विटी शेयर जो 10 रुपीज का था उसे 2 रुपीज का कर देंगे। मतलब जिसे बोलते हैं कि मतलब छुट्टा करना। जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे तुम लोगों के पास मान लो 100 रुपए का एक नोट था, उसके बदले तुम लोगों ने 2 50 रुपए का नोट ले लिया, ठीक है, तो भी 100 ही हुआ। वैसे ही कंपनी बोल रही है मेरा एक शेयर था 10 रुपए का, ठीक है, यानी मेरे पास शेयर कैपिटल था 10। हम अगर 1 शेयर के बेसिस पे बोलेंगे, अब कंपनी बोल रही है शेयर कैपिटल का वैल्यू मुझे उतना ही रखना है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 5 शेयर्स 2 रुपीज का ट्रांसफर करना है। स्प्लिट बोला जाता है, जैसे ये भी स्प्लिट हो गया ना, एक नोट 100 रुपए वाला और 2 नोट 50 रुपए वाला, तो ये स्प्लिट हो गया। वैल्यू वही है, 100 रुपए हमारे पास पहले भी थे, अभी भी वही है, लेकिन ये स्प्लिट हो जाएगा। ये इनका डिसीजन है, तो ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट का इफेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा, स्प्लिट होने पे क्या चेंजेस होगा। फिर रिडीम करना 8% प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम पे, ठीक है। फिर टू रिडीम 9% डिवेंचर, अब डिवेंचर भी रिडीम करना है, बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। अब डिवेंचर होल्डर को क्या ऑफर दिया गया है, आप डिवेंचर भी रिडीम करेंगे और उनको ऑफर दिया गया है, या तो आप लोग अपना होल्डिंग को जो है इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर लो, या फिर कैश ले लो, ठीक है, ये इनको ऑप्शन दिया गया है। फिर टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इनटू द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। बोल रहा है अगर किसी के पास 3 ओल्ड शेयर्स है तो उसे एक नया बोनस शेयर दे देंगे। ये 4 डिसीजन जो है इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है एजीएम में, तो ये चारों पे हमें एंट्री करना पड़ेगा। अगर एंट्री करने बोला है तो देखते हैं क्या करने बोला है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑन 10 जुलाई 2001 इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है ताकि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाए। 40% डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम्स वेयर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त 2001। तो ये जो डिवेंचर होल्डर को ऑफर दिया गया था उसका ये सिचुएशन हुआ है। द कंपनी फिक्स्ड 5 सितंबर 2001 एज रिकॉर्ड डेट एंड बोनस इशू वाज कंक्लूडेड बाय 12 सितंबर 2001। कंपनी ने 5 सितंबर को क्या किया है, रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड कर दिया है एंड बोनस इशू किया है 12 सितंबर को, ठीक है, 12 सितंबर को जो है बोनस इशू कर दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट, ऑल वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जो भी वर्किंग नोट करेंगे वो आंसर का पार्ट कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो देखो बहुत सारे पॉइंट है इसमें, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है, बोनस इशू भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे स्टार्टिंग में हमें स्प्लिट करने के लिए देखो जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसी पे हमें चलना है। हमें पहले इक्विटी शेयर को स्प्लिट करना है, मतलब पर शेयर 2 रुपीज में ट्रांसफर करना है। तो ये हट जाएगा बैलेंस शीट से, ये सिचुएशन हट जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे। अच्छा, ये डिसीजन हुआ है 1 जुलाई को, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई 2001 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना करके था देखो, 10 इंटू 30,000 था, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख। ये 3 लाख था, ये 3 लाख ही रहेगा। जो नया इक्विटी शेयर ये कौन सा है, ये ओल्ड है, ठीक है। और जो नया इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा, जो नया इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा वो कितना करके बनेगा, वो 2 रुपीज पर शेयर होगा, लेकिन वैल्यू 3 लाख ही रहना चाहिए। यानी कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करने से पता चलेगा, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि 10 रुपीज का एक एक शेयर 2 रुपीज पर शेयर हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर 3 लाख ही अगर मुझे वैल्यू रखना है, पर शेयर 2 रुपीज करके रखना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 1,50,000। ये स्प्लिट होने के बाद हुआ। अच्छा, ये पहला एंट्री हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद रिडेम्पशन करना है 8% प्रेफरेंस शेयर को, और इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किया है, इसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किया है। कहां पर लिखा हुआ था ये इन्वेस्टमेंट सेल था,
ये रहा 10 जुलाई को इन्वेस्टमेंट सेल किया है, तो हम इसका एंट्री कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। ये सेकंड पॉइंट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है, तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है 10 जुलाई को, तो इसका एंट्री करते हैं 10 जुलाई 2001। इन्वेस्टमेंट सेल होने से पैसा आएगा, तो 5,55,000 में सेल हुआ है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस बोल के एंट्री होना चाहिए, क्योंकि जो लेजर बना हुआ है कैश एंड बैंक कंबाइनली बना हुआ है, ना तो सिर्फ कैश ना तो सिर्फ बैंक का कोई लेजर है। तो इन्वेस्टमेंट बेच के जो अमाउंट आएगा वो कैश एंड बैंक बोल के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये अमाउंट कहां पर लिखेंगे। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, और वैसे अगर बैंक लिख भी देते हो तो एक ही बात है, वहीं पर ही ऐड करना पड़ेगा और क्या, क्योंकि हमारे पास अलग अलग लेजर है नहीं। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ रहता कैश बैलेंस इतना, बैंक बैलेंस इतना, तो अगर बैंक से एंट्री करते तो वो बैंक में जाके ऐड ऑन करते। टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाता है हमेशा। इन्वेस्टमेंट था 4,90,000 का, और उसको हम लोगों ने सेल कर दिया है 5,55,000 में, तो कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो जो बैलेंस करके आएगा, तो बैलेंस करने से माइनस करने से ये हो जाएगा 49 से 55, तो 65 हो रहा है, मतलब 65,000 का जो है प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये अमाउंट आ गया है। अब हम लोग रिडेम्पशन का भी जो है एंट्री पास करते हैं। देखो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि प्रीमियम में रिडीम होगा, हम दिखा देते हैं एक बार फिर से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो देखो 8% वाला रिडीम होगा, ऐसा क्वेश्चन में मैं बताया था, तो 5 लाख था, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख। अच्छा, कितना प्रीमियम में रिडीम होगा, क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, ये देखो 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट 5% प्रीमियम, तो इस पे 5% लगेगा, तो 5 लाख पे 5% कितना हो जाएगा 25,000। ये देखो 5 लाख पे 5% प्रीमियम होगा, तो मैंने 25,000 यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ऐसे डायरेक्ट ये पूरे वैल्यू पे भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी होगा। देखो दोनों तरीके से होता है, जैसा कंफर्टेबल लगे। ये देखो यहाँ पर जो है 5,000 है, तो 100 है, 100 का कितना परसेंट, 100 का 5% कितना हो जाएगा 5 रुपीज, तो 5 इंटू 5,000 25,000 तो भी चलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रीमियम पर शेयर भी चलेगा, या पूरे कैपिटल पूरे वैल्यू पे 5% लगाएंगे तो भी हमें सेम ही आंसर दिखेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 5,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 105। ठीक है, ये 105, ये तो हुआ 5,000 इंटू 100। ठीक है, और ये हो जाएगा, अगर 5,000 से लिखना चाहते हैं तो 5,000 इंटू 5, या फिर 5 लाख इंटू 5%, एक ही आंसर आएगा, जैसा करना चाहो। 5,25,000 ये हम लोगों ने ड्यू एंट्री कर दिया। अच्छा, अब अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर का जरूरत है कि नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा, और अगर जरूरत है तो कितना सीआरआर हमें चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीआरआर का कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना होगा। एंट्रीज तो काफी सारा अभी बाकी है, कितना जगह चाहिए होगा, ये अभी हम लोग का कितना नंबर एंट्री चल रहा है, अभी तो हम लोग 3rd नंबर ही एंट्री कर रहे हैं। सीआरआर का एंट्री होगा यहाँ पर, ये साइड में ही कर लेते हैं, लिखने में आसान रहेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम इक्वल टू सीआरआर इनटू प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अच्छा, कुछ फ्रेश इशू तो क्वेश्चन में बोला नहीं है होगा, ये देखो, ये देखो यहाँ पर फ्रेश इशू करने का कुछ नहीं बोला है, बोला है कि कंपनी ने अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेल किया है, और जो फ्रेश इशू है ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर 0 रहेगा। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू टू बी रिडीम्ड, तो नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू है हम लोग का 5 लाख। ठीक है, तो सीआरआर भी 5 लाख का ही बनाना पड़ेगा, सिर्फ सीआरआर से ही काम होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो सीआरआर कितने का बनेगा, पूरा पूरा 5 लाख का सीआरआर बनना चाहिए, तब जाके हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा 5 लाख का। अच्छा, फ्री रिजर्व से बनता है, रिजर्व के
हिसाब से इनके पास क्या क्या है चेक करते हैं। रिजर्व के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, यूज नहीं कर सकते। जनरल रिजर्व जरूर यूज करेंगे अगर अवेलेबल है तो। 6,50,000 5 लाख चाहिए तो यूज कर सकते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 5 लाख। 5 लाख का जनरल रिजर्व यूज कर लिया। अब प्रीमियम को भी रिडीम कर देते हैं। प्रीमियम के लिए 25,000 चाहिए, 5 लाख यूज किया है, 1 लाख पड़ा हुआ है, सॉरी 1,50,000 पड़ा हुआ है, तो आराम से हम लोग वहां से ये प्रीमियम को भी रिडीम कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25,000। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे भी कर देते हैं नेक्स्ट एंट्री में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। वो लेजर कैश एंड बैंक है ना, इसीलिए मैंने कैश एंड बैंक यूज किया। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 5,25,000। 5,25,000। 5,25,000। अच्छा, देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले यहाँ पर दिखाया कि इक्विटी शेयर जो भी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसीजन हुआ है उसी के हिसाब से चल रहा है। सबसे पहले इक्विटी शेयर को स्प्लिट कर दिया क्योंकि उनका डिसीजन था, फिर इन्वेस्टमेंट बेच दिया ताकि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाए, फिर प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का ड्यू एंट्री कर दिया, फिर CRR क्रिएट कर दिया, प्रीमियम को रिडीम कर दिया। मतलब प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हर एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर पे भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब डिवेंचर को बोला है। अब देखो नेक्स्ट डिसीजन क्या था, हम लोगों ने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को डील कर लिया, फिर बोल रहा है 9% डिवेंचर को रिडीम करना है और उसमें ऑप्शन दिया है कि कन्वर्ट कर सकते हैं डिवेंचर होल्डर खुद को इक्विटी शेयर होल्डर में, या फिर कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिवेंचर होल्डर का हमारा जो लाइबिलिटी है वो कितना बन रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9% डिवेंचर जो है वो 2,50,000 है, तो 9% डिवेंचर ये हमारे बैलेंस शीट से हट जाएगा, तो ये क्रेडिट आइटम है तो इसे डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये 1 अगस्त का बात है, यहाँ पर देख लो, ये रहा 1 अगस्त 2001 यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर हट जाएगा। अच्छा, कितना था निकालते हैं यहाँ पर डेटा, देखो कितना था। 2,50,000, 2,500 इंटू 100, 2,500 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000। अच्छा, अगर इनका कोई इंटरेस्ट है तो वो भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ये देखो 9% जो है, यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। क्यों, देखो हम लोग को क्वेश्चन में बोला नहीं इंटरेस्ट कब पे होता है, तो हम लोगों का रिडेम्पशन कब हो रहा है, नॉर्मली कुछ नहीं बोलता है तो ईयर एंड में होगा। अब रिडेम्पशन बीच में हो रहा है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त तक तो इनका जो इंटरेस्ट है वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो इन्हें मिलता होगा किसी एक तरीके से। जैसे इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है, इंटरेस्ट ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली अलग अलग होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। लेकिन अगर 31 मार्च को ईयर एंड होता है और अचानक से 1 अगस्त को इन्होंने जो है डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दे दिया रिडीम करने का, तो फिर इसके लिए ऑन दैट डेट मतलब अप टू 1 अगस्त तक जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो भी इनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पर डेबिट करके दिखाएंगे, ये तो एक्सपेंस है ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो कितना हो जाएगा 2,50,000 का टोटल है। या फिर ऐसे कर लो, 2,500 डिवेंचर होल्डर है और 100 रुपीज फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट हो जाएगा 9%, रेट दिया हुआ है, कितने टाइम का, अगस्त तक लेना है 1 अगस्त, ठीक है। तो फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि अगस्त का 1 तारीख है, 4/12 मतलब 2,50,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 3, 4/12 मतलब डिवाइडेड बाई 3, यानी 7,500। ये टोटल क्लेम डिवेंचर होल्डर को इतना, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट मिलना चाहिए टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 2,57,500, ये हम लोगों ने डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दिया। अच्छा, अब डिवेंचर होल्डर को जब हम लोग रीपे कर रहे हैं, ये तो ड्यू किया कि इनको इतना देना पड़ेगा, तब क्या क्या दे रहे हैं, डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर दे रहे हैं और जिन्होंने इक्विटी शेयर नहीं लिया है उनको कैश देंगे। तो एंट्री ऐसे होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
जैसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर का करते हैं तो पेमेंट करते हैं तो टू बैंक या कैश करते हैं। अब यहाँ पर पूरा बैंक कैश नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है, देखो कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया इक्विटी में कन्वर्ट होने का ऑफर। 40% डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम्स वेयर सेटल ऑन 1 अगस्त 2001, ठीक है। और बाकी लोगों ने यानी 60% ने जो है क्या किया है, 60% ने जो है इक्विटी शेयर लिया होगा। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगा वो हम लिख देते, फिर डेटा मतलब वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे। कुछ लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल लिया है, कुछ लोगों ने कैश एंड बैंक लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्किंग नोट में चेक करते हैं, देखो वर्किंग नोट 2, पहला वर्किंग नोट मेरा इधर बना था, दूसरा अच्छा यहाँ बनाते हैं, इस पेज का यहाँ पर बना रहे, तुम लोग एक ही जगह पे बनाओ, ठीक है। वर्किंग नोट 2, ठीक है। वर्किंग नोट 2, ये वर्किंग नोट 1 कहाँ काम आया, सीआरआर बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 का यूज होगा ये पता करने के लिए कि डिवेंचर होल्डर का कन्वर्जन। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 2500 जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिवेंचर है एट द रेट ऑफ 100। तो कैप मतलब वैल्यू जो है डिवेंचर का वो है 2,50,000 रुपीज में। अच्छा, कैश ऑप्शन लिया है 40% में, कैश ऑप्शन एक्सरसाइज किया है 40% में, तो 2,500 में 40%, या फिर इसका कर दो मतलब ये जितना भी हमें पेबल है उसमें से 40% हमें कैश देना पड़ेगा। तो 40% करने से कितना हो जाएगा, 2,50,000 का 40%, 1,00,000, 1,00,000 का कैश पे करेंगे और बाकी जो है कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन। अच्छा, अब कन्वर्जन में क्या देना है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशूड ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन में कितने सारे इक्विटी शेयर इशू होंगे, तो कन्वर्जन जो हो रहा है उसमें ये अमाउंट पेबल है, ठीक है। और जो इक्विटी शेयर इशू हो रहा है वो पर वैल्यू पे हो रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला था, ये देखो 40% डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम्स वेयर सेटल्ड। और यहाँ बोला था डिवेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 पर शेयर। तो अगर इक्विटी शेयर लेना चाहोगे तो एक एक शेयर का वैल्यू लगेगा 10 करके। तो अगर कंपनी को इतना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल के तौर मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करके पे करना है, तो एक एक शेयर अगर 10 रुपीज का है तो कंपनी को टोटल 15,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पर एंट्री देखो हम लोग का हो जाएगा कैश एंड बैंक बोल के, अमाउंट जाएगा यहाँ पर 1,00,000। अच्छा, हाँ लेकिन इसमें और एक चीज भी करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 15,000, ठीक है, पहले इक्विटी शेयर वाला एंट्री कर लेते फिर हम बताते हैं। इक्विटी शेयर में आ जाएगा 15,000 इंटू कितना होगा, देखो 15,000 इंटू 40% of the debenture holder exercise their option to accept cash and their claims settle on 1 August 2001. So 10 per share accept cash on redemption. तो ये 10 रुपीज जो है इसमें यहाँ कुछ बोल रखा था शायद, देखते हैं एक मिनट। 10 ईच करके है 50,000, 30,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 5,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक सेकंड, हाँ अब देखो, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर अब वो 10 रुपीज वाला रहा नहीं। मतलब जब हम लोग एंट्री करेंगे तो कैसे एंट्री करते हैं, जो पर वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं कैपिटल में और एक्स्ट्रा अमाउंट को प्रीमियम में दिखाते हैं। अब देखो जब ऑफर किया गया था तब तो ये बोला गया था कि एक एक शेयर का वैल्यू 10 माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी शेयर का जो 10 है, 10 पूरा नॉमिनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक एक इक्विटी शेयर अभी 2 रुपीज का बन चुका है, ठीक है। ऑफर 10 का ही किया गया है, ठीक है, लेकिन 10 रुपीज देखो यहाँ पर 10 जो है पर शेयर बोला है, पर वैल्यू 10 है ऐसा नहीं बोला, क्योंकि पर वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुका है, पर वैल्यू 2 पर शेयर हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर शेयर में 2 रुपीज जो है पर वैल्यू का शेयर हो चुका है तो उसमें प्रीमियम वैल्यू 8 रुपीज हो जाएगा। मतलब ये तो हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए किया है कि एक एक शेयर का वैल्यू इतना लगाया जाएगा, लेकिन नाउ इक्विटी शेयर का जो है नॉमिनल वैल्यू हो चुका है 2 पर
शेयर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हो जाता है 8 पर शेयर। अब यहाँ पर ये 2 रुपीज से एंट्री होगा, यानी कि 30,000, और यहाँ पर लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। ये 10 रुपीज से फिर एंट्री नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है हम लोग का शेयर, और ये हो गया 8 रुपीज, यानी 1,20,000, और बाकी हमें कैश देना है, ठीक है। अब कैश एंड बैंक का भी हम लोग एंट्री करके कैश एंड बैंक का वैल्यू भी देख लेते हैं कितना होगा यहाँ पर। कैश एंड बैंक का ये देखो, बैलेंस करने से पता चलेगा, फिर हम कैलकुलेट करके भी बता रहे। 2,57,500 प्लस 30,000, ठीक है, प्लस 30,000, और प्लस नहीं, ये माइनस होगा, सॉरी, 1,20,000 प्लस 30,000 माइनस 2,57,500, तो यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए 1,07,500। 1,07,500 ये कैसे आया हम बता रहे। 1,07,500 में से देखो 1 लाख तो हमें, सॉरी मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दिया, 1,07,500 मतलब 1,07,500। देखो 1 लाख तो यहाँ पर दिख ही रहा था, 1 लाख का जो है कैश में देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट अमाउंट था ये देखो, इंटरेस्ट अमाउंट 7,500, तो वो भी तो हमें कैश में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 लाख प्लस 7,500, ठीक है। इंटरेस्ट का पेमेंट जो है ये हम लोग का कैश में जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 1,07,500 करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला वर्किंग नोट 2 से आया है, ठीक है, ये भी वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है, यहाँ पर भी वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है, ठीक है। अच्छा, अब डिवेंचर का तो हो गया। डिवेंचर के बाद हमें जो है बोनस का एंट्री करना पड़ेगा, तो बोनस का और एक ट्रांजैक्शन है इनका 5 सितंबर का हुआ है वो, तो बोनस देना पड़ेगा। बोनस कहाँ से दे सकते हैं, सीआरआर अगर अवेलेबल होगा तो सीआरआर से देंगे, देखना पड़ेगा कितना बोनस हो रहा है। इनके पास सीआरआर तो है नहीं, लेकिन अभी सीआरआर ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो वहां से हम लोग बोनस दे सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कितने सारे बोनस शेयर जो है इशू करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ बोनस टू बी इशूड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग नोट को वर्किंग नोट नंबर 3 कर लेते हैं। नंबर ऑफ बोनस इशू, कितने सारे बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है देखो, कंपनी ने यहाँ पर टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर इनटू द रेशियो 1 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, तो 3 अगर ओल्ड शेयर है तो 1 बोनस शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर 1 के लिए 1/3, और कंपनी के पास कितने सारे टोटल जो है मतलब शेयर है वो देखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर। तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितने सारे हैं, तो पहले तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर था 30,000, लेकिन यहाँ पर हो चुका है हम लोग का इक्विटी शेयर स्प्लिट, तो 30,000 के जगह इक्विटी शेयर हो चुका है 1,50,000, ये देखो 1,50,000 हो चुका है। और यहाँ पर हम लोगों ने जब डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया तो वहां 15,000 और भी शेयर्स हुआ, ठीक है। हम ये लिखवा देते हैं, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1,65,000, ये एक बार लिख देते हैं, हम समझा देते हैं 1,65,000 कैसे आया, फिर से बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर कैलकुलेट करने से आ जाएगा 55,000, तो कैसे 1,65,000 आया ये चीज चेक करो। तो पहले एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग हाँ, आप एग्जिस्टिंग आफ्टर स्प्लिट, स्प्लिट होने के बाद एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितना था 1,50,000, मैंने अभी दिखाया तुम लोग को 1,50,000, ठीक है। प्लस हो जाएगा इक्विटी शेयर इशू ऑन कन्वर्जन ऑफ ऑन कन्वर्जन, ठीक है, मतलब वही डिवेंचर वाला बात कर रहे हैं, कन्वर्जन पे कितना 15,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,65,000, ठीक है। बिफोर बोनस इशू, बिफोर बोनस
इशू कंपनी के पास इतने सारे इक्विटी शेयर थे तो सभी को बोनस देना पड़ेगा, तो 55,000 टोटल बोनस शेयर कंपनी को इशू करना पड़ेगा। अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, 55,000 शेयर्स कितना करके होगा, 2 रुपीज करके, क्योंकि हम लोगों का जो अभी पर वैल्यू है वो 2 करके चल रहा है। तो क्वेश्चन में तो बोला नहीं है बोनस शेयर का वैल्यू, कुछ नहीं बोलता है, तो पर वैल्यू लगाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, 55,000 इंटू 2 यानी कि 1,10,000। और सीआरआर हमें यूज करना चाहिए, क्या सीआरआर में हमारे पास इतना अवेलेबिलिटी है 5 लाख है, तो 5 लाख में से 1,10,000 हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बोनस हमेशा सीआरआर से ही इशू किया जा सकता है। ये चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले किया था, ठीक है, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो सीआरआर को यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 12 सितंबर को बोनस जो है यहाँ पर देखो बताया है 5 सितंबर में बोनस इशू होगा, और 12 सितंबर ये एक्चुअली ना कैलकुलेट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कंपनी ने 5 सितंबर को ये चीज डिक्लेयर कर दिया है और बोनस जो है इशू किया है 12 सितंबर में, मतलब एक टाइम दिया है जिनको जिनको बोनस लेना है 5 से लेकर 12 के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,10,000, और एट द एंड ऑफ द जो है ईयर 30 सितंबर को यहाँ पर लिख देते हैं, और एक लास्ट एंट्री होगा, यहाँ लिख दे, नहीं तो फिर जो है बैलेंस शीट बनाने में एक पेज तो लगेगा ही। यहाँ एक लास्ट एंट्री हो जाएगा 30 सितंबर को, जो इंटरेस्ट का अमाउंट था उसको हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट हमेशा जो है वो पीएल में चार्ज होता है, तो ये पीएल में चार्ज हो गया, कितना था 7,500, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 7,500, ठीक है। तो ऐसे करके होगा, ये लास्ट एंट्री हो गया। अब हम लोग को प्रिपेयर करके देना है बैलेंस शीट। मैंने 30 सितंबर क्यों लिखा है, क्योंकि इनका देखो 30 सितंबर का ही बैलेंस शीट बनेगा, तो 30 सितंबर को ही ये पीएल में चार्ज होगा। तो पूरा क्वेश्चन हम एक बार बता देते हैं, पहले कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर को स्प्लिट कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, फिर जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना था उसको ड्यू किया, सीआरआर क्रिएट करना पड़ा, चेक किया हम लोगों ने कि प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम हो रहा है हमें क्या चाहिए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू तो था नहीं इस क्वेश्चन में, तो सीआरआर कितने का बनेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम, तो 5 लाख का सीआरआर बन गया। सीआरआर को जनरल रिजर्व से बनाया और प्रीमियम का भी रिडम्पशन कर दिया जनरल रिजर्व से, ठीक है। और इसके बाद कंपनी ने अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट भी कर दिया, जो जिनका रिडीम किया। फिर जो है डिवेंचर को रिडीम करने का सोचा गया, तो वहां पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। फिर डिवेंचर होल्डर ने 2 ऑप्शन लिया, एक है कन्वर्जन, एक है कैश का पेमेंट। तो कैश के पेमेंट के साथ ही इंटरेस्ट का पेमेंट जाता है, और जो मतलब जो होल अमाउंट है उसके बेसिस पे हम लोगों ने चेक किया, उसी के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा कि कैश ऑप्शन लिया गया 40%। देखो ये बात ना क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो, 40% ऑफ द डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम्स वेयर सेटल्ड। कैश एंड क्लेम्स, क्लेम्स मतलब होता है इंटरेस्ट का बात, क्लेम मतलब होता है इंटरेस्ट, क्या क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट का क्लेम करेगा कि ठीक है आप लोग 1 अगस्त को हमें रिडीम कर रहे हो, हमें अपना पेमेंट वापस, हमें अपना लोन का अमाउंट रीपे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी तो बनता है, तो क्लेम का पैसा जो है कैश में मिलेगा, तो क्लेम कैश में मिलेगा, और बाकी जो कैश का कन्वर्जन मांग रहे हैं, इसीलिए 1 लाख और एज वेल एज 7,500 ये हम लोग का कैश एंड बैंक में चला गया। इक्विटी शेयर कितना सारा इशू होगा, देखो अगर 40% कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 60% कन्वर्जन यानी 1,50,000। अब ये 10 रुपीज वाला शेयर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन पे एक शेयर का वैल्यू 10 लाया जाएगा। अब इसका एंट्री कैसे होगा, अब ये 10 जो है ये हमारा नॉमिनल वैल्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी नॉमिनल वैल्यू शेयर का हो चुका है 2, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 8 आ जाएगा, उस हिसाब से एंट्री हुआ। उसके बाद बोनस इशू होगा, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कितने सारे शेयर होल्डर है जिन्हें बोनस देना पड़ेगा। तो रेशियो तो ऐसे है 3 पे 1 मिलेगा। पहले से बोनस, पहले से इक्विटी शेयर था, स्प्लिट होने के बाद 1,50,000, वैसे तो 30,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है क्योंकि स्प्लिट हो गया तो 1,50,000। उसके बाद कन्वर्जन में जो है 15,000 शेयर्स इशू हुए 1,65,000, और उस बेसिस पे बोनस हुआ टोटल 55,000। एक एक बोनस शेयर 2 रुपीज का हो रहा है नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से, तो 1,10,000 का बोनस जाएगा, सीआरआर से जाएगा। और फिर ये एंट्री हो गया बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और एकदम एंड में जो पीएल है उसमें चार्ज कर दिया गया है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे।
बैलेंस शीट एज ऑन 30th September 2001. Particulars, नोट नंबर, रुपीस. यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इनका पूरा बैलेंस शीट बना हुआ है तो हमें उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा. तो ये तो कॉमन पार्ट होता है इसलिए मैंने लिख दिया रिजर्व सरप्लस. उसके बाद यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी में डिवेंचर था बट वो तो रिडीम हो गया तो उसको लिख के कोई फायदा नहीं है. ट्रेड पेबल लिख सकते हैं करेंट लाइबिलिटी में, तो यहाँ पर लिखेंगे करेंट लाइबिलिटी, इसमें ट्रेड पेबल. अच्छा, इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आ जाएगा एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा पीपीई. ये देखो पीपीई इन्वेस्टमेंट भी सेल हो गया है और डेफर्ड टैक्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं पीपीई आएगा, डेफर्ड टैक्स आएगा. अच्छा, इसके बाद और तो कुछ नहीं दिख रहा है. करेंट एसेट में कैश चला जाएगा, करेंट एसेट इसमें ट्रेड रिसीवेबल था मतलब डेटर, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है, ये लिखना पड़ेगा. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं. ये स्ट्रक्चर मैंने बना लिया. यहाँ पर बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में आ जाएगा सबसे पहले ऑथराइज्ड, यहाँ गिवन है तो हम लोग लिख लेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल. अच्छा, अब ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा. देखो 50,000 इक्विटी शेयर्स हमारा ऑथोरिटी में था, लेकिन अभी जो कन्वर्जन हुआ उसके बाद इक्विटी शेयर्स जो है बन चुका है 1,65,000. ये देखो इक्विटी शेयर क्या हुआ, पहले से था, देखो पहले 50,000 हमारे ऑथोरिटी में था जिसमें से 30,000 इशू किया था. अब स्प्लिट होने के कारण ये 30,000 तो 1,50,000 हो गया, मतलब ऑथोरिटी को क्रॉस करके चला गया है. तो हमें अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऑथोरिटी में कम है और उससे ज्यादा हम लोग इशू कर दिए, ऐसा नहीं होता है. तो एक्चुअली इसको अमेंड करना पड़ता है. तो कैसे हो जाएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल पहले से 50,000 था और अभी हम लोगों ने 1,50,000 कर दिया इसे, प्लस यहाँ पर 15,000 का जो है हम लोगों ने कन्वर्जन में इशू किया. ये देखो 15,000 हम लोगों ने कन्वर्जन में इशू किया और एक बोनस में 55,000 बोनस में कर लिया है 55,000. ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा. तो टोटल चेक करते हैं. टोटल हो जाएगा हम लोग का, एक सेकेंड, चेक करते कितना, 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 55,000 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का अच्छा देखो और एक चीज भी कर सकते हैं हम लोग. ये देखो एक्चुअली यहाँ पर ये 50,000 में लिखोगे तो कोई गलत नहीं है. 50,000 में तो 30,000 इशूड था, अगर हम लोग टोटल इशूड के बराबर कर देते तो भी चलेगा. मतलब हम लोगों ने 30,000 इशू किया था फिर वो 1,50,000 में कन्वर्ट हो गया, ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं.
तो ये हो जाएगा 30,000। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हम लोगों को अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को क्या करना है, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कैसे इंक्रीज करेंगे वही हम बता रहे हैं। तो देखो इंक्रीज कैसे हुआ, ये हो गया है हम लोग का बोनस इशू, ये हो गया है डिवेंचर वाले को इशू, और ये 30,000 जो है ये 1,50,000 बन चुका है। ठीक है, तो ये 30,000 तो पहले से ही हम लोग का इशूड था। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये है और कितना नया नया ट्रांसफर हुआ है, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर अगर 50,000 से ऐड करोगे तो ये 2,70,000 दिखेगा। दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई भी एक हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 2,70,000 से भी इसको 50,000 लिख के भी कर सकते हो। मतलब इशूड वाला भी ले सकते हैं, ऑथराइज्ड वाला भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, लेकिन इसमें 2 ईच लिखना भूलना नहीं है, हमें 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ₹2 ईच करके ये हो जाएगा 5 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर का ऑथोरिटी कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसा था वैसा ही लिखेंगे। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ₹100 यानी 10 लाख। टोटल हो जाएगा 15 लाख। तो ऑथराइज तो सिर्फ शो करने के लिए ऑथराइज हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। तो इक्विटी शेयर कितना सारा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप है। तो ये देखो इशूड कितना है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इशूड हो जाएगा हम लोग का 15,000, हम लोगों ने ये वाला, और 55,000। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर 1,50,000 जो स्प्लिट हुआ, 2,20,000। ठीक है, ये 30,000 तो पहले से ही था, 30,000 का 1,50,000 हो चुका है। ये देखो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो एंट्री देखो, ये देखो एक 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पर नंबर बता रहे 1,50,000 देखो, और कहीं पर भी यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। तो कितना आया 1,50,000, याद रखो 1,50,000। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का चेक करो, 1,50,000 के बाद 15,000, तो 1,50,000 प्लस 15, और ये 1,00,000 जो हुआ है, 1,10,000 जो हुआ है, यहाँ पर मैंने 10 नहीं लिखा है, देखो 1,10,000 जो हुआ है ये 55,000 से हुआ है। ठीक है, ये 55,000 से हुआ है, तो इसका 55, 15 और कैसे आया हम लिख देते हैं यहाँ पर, 55, 15 और 1,00,000, तो ये हो जाएगा 2,20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2। तो ये अमाउंट हो जाएगा 4,40,000। ठीक है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर का तो और कुछ है नहीं, प्रेफरेंस शेयर का तो कुछ रहा नहीं कि हम लोग इसे लिखे, तो 4,40,000 ये बन गया हम लोग का, यहाँ पर आ जाएगा नोट नंबर 1 में 4,40,000। नोट नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है सिक्योरिटीज प्रीमियम, 6 लाख था, तो यहाँ पर लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया ओपनिंग, ये है हम लोग का 6 लाख। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम इशूड, ऐसे लिखते हैं इक्विटी शेयर, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां से जनरेट हुआ है, इक्विटी शेयर इशूड ऑन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर का कन्वर्जन हुआ तब सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट हुआ है इक्विटी शेयर इशू करते वक्त, यानी कि 1,20,000, 1,20,000, तो टोटल हो जाएगा 7,20,000। अच्छा, इसके बाद और क्या है, जनरल रिजर्व है 6,50,000, तो ये भी लिख लेते हैं, जनरल रिजर्व ओपनिंग 6,50,000। अब यहां से बना है सीआरआर, सीआरआर के लिए यूटिलाइज्ड हुआ है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख चेक करके देख लो, 5 लाख था। और रिडेम्पशन हुआ है प्रीमियम रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइज्ड हुआ है, और वो था 25,000 वैल्यू। ठीक है,
तो चेक करके देख सकते हैं सीआरआर के लिए 5 लाख का यूज हुआ है और ये 25,000, तो 5,25,000 जनरल रिजर्व से लेस हो जाएगा। 6 लाख में से 5 लाख चला गया, 1 लाख में से 25,000 जो है माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 और इसमें से 25,000, 1,50,000 और 25,000, तो 1,25,000 का जो है यहाँ पर जनरल रिजर्व आ रहा है। अच्छा, अभी और एक रिजर्व बाकी है, पीएल, पीएल का भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर बना लेते। पीएल का ओपनिंग, पीएल का ओपनिंग बैलेंस है 40,000। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, प्रॉफिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ था, पीएल चेक कर लेते कितना कितना पीएल है। 25,000, सॉरी 65,000। अच्छा, और एक इंटरेस्ट में पीएल, पीएल में इंटरेस्ट चार्ज हुआ था 7500, ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। ये अमाउंट हो जाएगा 65,000, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ 7,500, तो माइनस कर देते हैं 1,05,000 से 7,500, 97,500। अच्छा, और नेक्स्ट आ जाएगा सीआरआर, सीआरआर जो नया रिजर्व बना है, जो यहाँ पर कुछ ओपनिंग नहीं था लेकिन ये सारे प्रोसेस में बन चुका है, तो वो भी रिजर्व में आएगा। तो सीआरआर पहले बना तो 5 लाख का, फिर उसके बाद यूटिलाइज्ड हुआ बोनस इशू करने के लिए, यूटिलाइज्ड टू बोनस इशू, बोनस इशू के लिए सीआरआर का कितना यूटिलाइजेशन हुआ है 1,10,000, तो 1,10,000 इसमें से माइनस कर देना, 1,10,000, तो ये आंसर आ जाएगा 3,90,000। अब टोटल कर देंगे 3,97,500 प्लस 7,20,000 प्लस 12,000, 1,25,000। अच्छा, ये 3 जीरो, तो ये हो गया 13,32,500, 13,32,500, ठीक है, ये रिजर्व सरप्लस का आ गया 13,32,500, 13,32,500, ठीक है। करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल का नोट बनाने का जरूरत नहीं है, ट्रेड पेबल का डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये रहा ट्रेड पेबल 1,70,000, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं है, तो 1,70,000 ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब टोटल करके देख सकते हैं हम लोग, प्लस ये हो जाएगा 4,40,000 प्लस 1,70,000, 19,42,000 यहाँ पर आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल 19,42,500। अच्छा, इसके बाद नॉन करेंट एसेट में है पीपीई, इसका भी नोट मुझे नहीं लगता है नेसेसरी है, कुछ तो चेंजेस है नहीं, 7,80,000, तो पीपीई बन जाएगा 7,80,000 का, यहाँ पर लिख देते हैं 7,80,000। डेफर्ड टैक्स भी एज इट इज लिख सकते हैं 3,40,000, इसमें भी किसी तरीके का चेंजेस है नहीं। ट्रेड रिसीवेबल 6,20,000, बस कैश एंड बैंक लिखना पड़ेगा, तो माइनस कर करके देख लेते कितना आ रहा है, 7,80,000 माइनस करते हैं, माइनस 3,40,000 माइनस 6,20,000, तो ये आना चाहिए 2,02,500, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके करना नहीं है तुम लोग को, हम जस्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का टोटल इतना ही आने से ये इतना आना चाहिए। अब देख लेते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बना के इतना आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो सही है। 2 लाख कितना आना चाहिए, 2,02,500, वही लिखा है मैंने 2,02,500, चेक कर लेते हैं। नोट नंबर 3, लास्ट नोट, नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ओपनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग प्लस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ओपनिंग कैश एंड कैश है 2,80,000, सेल किया गया है 5,55,000 में, ठीक है। पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और पेड टू डिवेंचर होल्डर। देखते हैं प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर होल्डर को कितना देना था। तो टू बैंक का एंट्री यहाँ पर हो गया 1,07,500 और 5,25,000, 5,25,000, 1,07,500। तो ये आना चाहिए, ये वाला अमाउंट। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, यहाँ लिख ले ताकि याद रहेगा और पेज मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये आंसर आना चाहिए, चेक करते हैं आता है कि नहीं। 2,80,000 प्लस 5,55,000 माइनस 5,25,000 माइनस 1,07,500, तो 2,02,500 हो गया, ठीक है। बस प्रेजेंटेशन में टाइम लग जाता है, यही बात है। बाकी ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था, इलास्ट्रेशन से भी बेटर क्वेश्चन था। अब लास्ट एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी करवा देते। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एंट्री ही करने बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये वाला देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पर यहाँ पर दिया है एक बैलेंस शीट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, ये सब दे रखा है। पढ़ लेते हैं पहले क्या बोला है। बोल रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002 द कंपनी मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 35,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 डेप्रिसिएशन। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू कंपनीज ऑपरेशन, द प्रेफरेंस शेयर divided preference dividend for the year ended 31st March 2002 was paid। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस अदर करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटीज एज ऑन 31st March 2002 was the same as on 31st March 2001। The company redeemed the preference share at a premium of 10%। Company issued bonus share in the ratio of 1 shares for every 5 equity shares। To meet the cash requirement of redemption, company sold investment. Investment were sold 90% of cost on 31st March 2002। ये सब बोल रखा है। तो कि बेसिकली क्या है, कंपनी को अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, ये पता चल रहा है। तो हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का एंट्री कर ले। ये देखो प्रेफरेंस शेयर इतना था, तो ये फुल्ली पेड अप है, तो ये रिडीम होगा। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 10%, ये पहला एंट्री। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख का। और प्रीमियम था कि नहीं एक बार चेक करते, मैंने थोड़ा जल्दी ही पढ़ा, ये रहा 10% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। 1 लाख का 10% टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो जाएगा 1,10,000। अच्छा, अब इसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किया है ऐसा बोला था। ये देखो यहाँ पर बोला है कंपनी शुड टू मीट कैश रिक्वायरमेंट, कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने 90% में इन्वेस्टमेंट सेल किया है, तो इन्वेस्टमेंट सेल का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट कहां पर है, ये रहा 1 लाख, 90% वैल्यू में बेचा है, इसका मतलब लॉस में बेचा है। तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू था 1 लाख, 90% में बेचा है यानी 90,000 में बेचा है, तो लॉस हुआ है 10,000। अब जब भी हम लोग का प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है तब तब हमें क्या करना पड़ता है, सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। सीआरआर कितना क्रिएट होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर टू बी रिडीम्ड, तो नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख। अच्छा, अब सीआरआर क्रिएट होगा क्या, उसके साथ साथ हमें जो है कि क्या बोलते हैं उसे, ये भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। हमें कुछ बोला नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि सीआरआर और इशू ऑफ शेयर्स प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स होता है, लेकिन यहाँ बोला है कि फंडिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल किया है, तो सीआरआर कितना बनेगा इसका, और वर्किंग नोट नहीं बना रहे, मतलब ऐसे ही हो जाएगा ना। ये देखो जैसे इस क्वेश्चन में था, यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं क्वेश्चन में, तो सीआरआर कितना बनेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड, उसका हम वर्किंग नोट नहीं बना रहे। लास्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मतलब तुम लोग एग्जाम में जरूर बनाओ, लेकिन यहाँ पर हम अभी बता दे रहे हैं कि हमें 1 लाख का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर के लिए फ्री रिजर्व देखो क्या अवेलेबल है,
फ्री रिजर्व में हम लोग के पास अवेलेबल है जनरल रिजर्व 1,20,000 है, तो आराम से इससे बन सकता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू सीआरआर, टू सीआरआर 1,00,000। और जो प्रीमियम है वो भी रिडीम कर देंगे। प्रीमियम कितना है रिडेम्पशन पे 10,000। जनरल रिजर्व में क्या अवेलेबल है, हाँ है 20,000 से 10,000 हम लोग इजीली ले सकते हैं। तो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो क्या क्या एंट्री पास कर लिया। हम लोगों ने पहले प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दिया, फिर पैसा जुगाड़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, सीआरआर बना लिया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000, यहाँ पर 5th नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। तो प्रेफरेंस शेयर का पूरा कंप्लीशन कर लिया हम लोगों ने। प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो भी हमें बोला गया था, जैसे कि ये वाला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट, यहाँ पर 5th नंबर 6 नंबर एक ही बात है। अब यहाँ पर कंपनी 10% प्रीमियम पे रिडीम करेगी, वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है कंपनी को बोनस इशू करना है 31 मार्च 2002 को। कैसे करना है, 1 शेयर्स फॉर एवरी इक्विटी शेयर्स हेल्ड, मतलब एक एक के लिए एक। देखते हैं कितना बोनस शेयर होगा। क्या बोला है, कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी इक्विटी शेयर, मतलब एक इक्विटी शेयर के लिए एक बोनस शेयर। ठीक है, तो एंट्री करते हैं 6 नंबर पे। बोनस कहां से इशू होगा, सीआरआर अवेलेबल है तो सीआरआर से होगा। सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। पहले चेक करते हैं, सिर्फ सीआरआर से नहीं होगा तो दूसरा फ्री रिजर्व देखना पड़ेगा। बोनस टू शेयर होल्डर चेक करेंगे कितना हो रहा है। रेशियो बोला है 1:1। अब कितने सारे इनके पास इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर है इनके पास 10,000, तो 10,000 इक्विटी शेयर के लिए 10,000 बोनस इशू होगा। तो 10,000 बोनस शेयर, और एक एक बोनस शेयर का वैल्यू कितना है, जब कुछ नहीं बोला है पर वैल्यू यानी 10, तो 1,00,000 रुपीज का बोनस शेयर इशू होगा। क्या सीआरआर में 1,00,000 है, हाँ 1,00,000 है, तो पूरा 1,00,000 ही हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 7th एंट्री हो जाएगा। लास्ट अलॉटमेंट कर देंगे शेयर का, ये तो ड्यू एंट्री हुआ, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 1,00,000 रुपीज का जो है इक्विटी शेयर कैपिटल इनको अलॉट कर दिया गया। हो गया, बस बस इतना सही था इस क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पर 5th नंबर पॉइंट डन, 6th नंबर ये दोनों सेम चीज था। एक बोनस का भी कर लिया, प्रीमियम भी कर लिया। अब बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंड, ये पेड हो गया है तो फिर हमें एंट्री नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों को किस चीज का एंट्री करने बोला है, रिडेम्पशन और बोनस शेयर, बस और कुछ नहीं करने बोला है, तो हम लोगों ने वही किया। यहां से लेके यहां तक का एंट्री हो गया पूरे प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का, और उसके बाद बोला बोनस का एंट्री कर दो, तो बोनस का 2 एंट्री, बोनस का ड्यू एंट्री, बोनस का अलॉटमेंट एंट्री, बोनस शेयर अलॉटमेंट हो गया, और हमें कुछ करने नहीं बोला है। तो ये दोनों पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है वैसे भी। ठीक है, बस इतना ही करने के लिए बोला है, बस और तो कुछ है नहीं। यहाँ बैलेंस शीट वगैरह भी नहीं बनाने बोला है। ठीक है, फिर और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये कंप्लीट हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूरा ही हम लोग का कंप्लीट हो गया। लास्ट का क्वेश्चन देख सकते हो इसमें हम लोगों को, लेकिन बोनस राइट बहुत सारे चीज दे दिए थे, तो सारे पॉइंट जो है हमें याद रखना चाहिए, हर एक चैप्टर समझना पड़ेगा। अगर कुछ भी चैप्टर छोड़ोगे तो फिर जैसे मान लो इसमें बोनस आ गया, उसके साथ प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन आ गया, वो फिर नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।